करते हैं। देखिए, कल तक आप लोगों को बताया था जो मौलिक कर्तव्य है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो आज तक आपको बताया था। आज हम बात करेंगे जो हमारी संघीय व्यवस्था है, उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसमें क्या क्या होता है। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति देखिए, लगभग उनके पास तीनों पावर होता है। लेजिस्लेटिव पावर भी होता है, एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, और उनके पास जुडिशियली पावर भी होता है। लेकिन वो अपने पावर को खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझिएगा, राष्ट्रपति के पास ऐसे राष्ट्रपति का पद हमारे देश में ऐसे बनाया गया है जिनके पास पावर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनके लिए क्या है, अपने जो अधीनस्थ लोग होंगे उनके माध्यम से अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति का जो पद का कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के जो राजा या महारानी होते हैं उनसे उनकी समानता की जाती है। जैसे ब्रिटेन के राजा और महारानी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है जो खुद कर सके, वो अपने अधीनस्थ से करवाते हैं। उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति के पास भी क्या होता है, खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं फॉलो करवा सकते हैं। वो क्या होता है, अधीनस्थ के माध्यम से। जैसे मेनली क्या होता है, जो मंत्रिमंडल होता है, जो कैबिनेट होता है, उनकी सलाह पर काम करते हैं। खुद कुछ नहीं कर सकते, उनकी सलाह होती है। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जाता है। जैसे रबर स्टैंप का काम क्या होता है, जिस चीज को लगाना होता है उसी प्रकार से क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए, हमारा जो संसद होता है, संसद का भी पार्ट होता है, इसलिए बोला कि राष्ट्रपति तीनों में होता है। तो पहला हेडिंग डालेगा आप राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ये किसके समान होता है, इनकी ब्रिटेन के महारानी या महाराजा कह सकते हैं, महारानी की तरह होते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति का जो हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इसका उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। आर्टिकल 52 में बताया गया कि भारत में क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति होना चाहिए। और राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होना चाहिए। देखिए, अगर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे शक्तिशाली हो जाते। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को कैसे बनाया गया, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्टली उनको इलेक्टेड किया गया है। और उनको क्या है, खुद पावर नहीं दिया गया है। लेकिन भारत के जितने भी काम होते हैं, भारत में जितने भी शासकीय काम होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। समझिएगा, भारत में जितने भी काम होते हैं वो किसके नाम पर होंगे, राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। लेकिन राष्ट्रपति अपने कार्य, अपने अधिकार को खुद नहीं कर सकते। जैसे आप मान सकते हैं, जैसे घर में जो दादा दादी होते हैं, नाम काम तो उन्हीं के नाम पे होता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव नहीं कर पाते। इसलिए हमारे देश के राष्ट्रपति को दादा दादी भी कहा जाता है घर का। समझ लीजिएगा, इसलिए उनका कोई विशेष अधिकार उनके पास नहीं होता है। उसके बाद देखिएगा, हमारे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने की कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता। पहली बात है, वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र का हो, अधिक उम्र का हो। तीसरी है, लोकसभा का सदस्य चुनने का योग्यता हो। चुनने का योग्यता हो। पांचवी क्या है, पागल और दिवालिया ना हो।
पागल मतलब दिमागी हालत सही होना चाहिए, और दिवाली मतलब कोई बैंक करप्टेड नहीं होना चाहिए, यानी बैंक से पैसा लिया हुआ है, कोई सरकारी पैसा हजम करके बैठे हो ऐसे व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और लास्ट है लाभ के पद पर नाम। लाभ के जो पद होते हैं मतलब एक साथ दो जगह पे काम नहीं कर सकते। तीसरी बात होती है इनका जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है प्रति मंथ, और इनके सैलरी पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, टैक्स नहीं लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और सैलरी के साथ साथ इनको बहुत सारा एक घर मिलता है, और जो भी उनके कर्मचारी होते हैं वो सारी सुविधा इनको मिलती है, इसको अलाउंस कहा जाता है। कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले कभी भी इस्तीफा दे सकता है, 5 वर्ष से पहले कभी भी इस्तीफा दे सकता है। इस्तीफा किसको देंगे? पहले देखिए शपथ किसके समक्ष लेंगे, पहले देखेंगे तो शपथ किनके समक्ष लेंगे? ये लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या लेंगे? ये शपथ लेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष लेंगे। त्याग पत्र किनको देंगे यानी रिजाइन किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। उपराष्ट्रपति को रिजाइन देंगे। अगर बीच में से इनको हटाना होगा तो उसके लिए इन पर महाअभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि महाअभियोग के माध्यम से भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन एक बात देखिए, अगर इनकी कभी डेथ हो जाए यानी कार्यकाल के समय पर, या पद से हटा दिया जाए, या कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो 6 महीने के अंदर दोबारा दूसरा राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए। कितने महीने के अंदर? 6 महीने का टाइम मिलता है, 6 महीने में दूसरा राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही क्या होता है, उनका जो अगला जो राष्ट्रपति बनने वाला होता है उनका चुनाव हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा इस बार जब बनी है मुर्मू जी, उनके देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होगा था जुलाई में। तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देते हैं। शपथ किनके समक्ष लिखते हैं? मुख्य। कार्यकाल कितना था? 5 साल के लिए। वेतन कितना था? 5 लाख। ठीक है, ये क्या होता है इसकी बेसिक नॉलेज है। उसके बाद क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं इनको प्रोटोकॉल के हिसाब से भारत का प्रथम स्थान नहीं दिया जाता है। इसे क्या है, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जितने भी सरकारी काम होते हैं उन पर राष्ट्रपति का मुहर होता है, ध्यान दीजिएगा। इन्हें भारत का क्या है, प्रथम नागरिक कहा जाता है। अब देखिए इनके पावर, इनके इलेक्शन कैसे होते हैं, चुनाव। देखिए इनके चुनाव में क्या होता है, संक्रमणीय मत पद्धति से इनका चुनाव होता है। एकल मत पद्धति से चुनाव होता है। अब बोलेंगे ये क्या चीज होता है, इसको पहले समझ लीजिएगा। देखिएगा आप लोग नॉर्मल जो देखे होंगे ना, नॉर्मल देखिए जिनको ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, उसको फर्स्ट पोस्ट पद्धति कहा जाता है। फर्स्ट पोस्ट पद्धति कहता है जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो चुनाव जीत जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कुल जितना उनको वोट मिलना होता है, कुल जितना जितना वोट मूल्य होता है, उसका 51% राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो चुनाव वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या, मान लिया 20 वोट है और 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, और एक को अगर 8 वोट मिले, इनको 4 वोट मिले, इनको 7 वोट मिले,
तो 8 वाले वोट को क्या होगा, विजय घोषित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, 51% का मतलब क्या होना चाहिए, 11 वोट इनको मिलना चाहिए, तभी के राष्ट्रपति बन पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, 51 यानी 51% वोट जो मूल्य होता है उनको मिलना चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसमें लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत वाले व्यक्ति भाग नहीं ले सकते, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे इसमें। कैसा सदस्य होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। अब देखिए संसद में जितने सांसद होते हैं, यानी जिनके एमपी होते हैं, और इसके मत मूल्य जितने होते हैं उतना एमएलए का भी मत मूल्य होना चाहिए। भारत में टोटल जितने एमएलए होंगे उसका मत मूल्य जितना होंगे उतना पूरे एमपी का भी उतना मत मूल्य होंगे। लेकिन एक एमपी का मत मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि एमपी कम संख्या में कम होता है, एमएलए संख्या में ज्यादा होता है। जैसे एमएलए, जैसे उत्तराखंड में 70 एमएलए है, और उत्तराखंड में कितना एमपी है, 5 एमपी है, 5 और 3 8 एमपी हो गया। तो 5 लोकसभा के हैं, 3 राज्यसभा के। टोटल एमपी कितने हैं उत्तराखंड में, टोटल एमपी कितने हैं आपका, अच्छा मनोनीत और निर्वाचित का मतलब क्या होता है। देखिए निर्वाचित मतलब जिनको वोट के माध्यम से चुने जाते हैं। जैसे आप विधायक चुनते हैं, जैसे आप अगर हल्द्वानी में रहते तो विधायक के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में आपने जिनको भी वोट दिया होगा वो अलग बात है, लेकिन जो सुमित हृदय है वो क्या है, निर्वाचित हो गया है, वो क्या होगा, निर्वाचित। आप लोग जानते हैं कि अभी तो एंग्लो इंडियन वाला समाप्त कर दिया गया। पहले उत्तराखंड में एक एंग्लो इंडियन भी क्या था, मनोनीत होते, मनोनीत मतलब चुनाव ना लड़े। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि में जो अच्छे काम करते हैं उनको अपॉइंटमेंट या मनोनीत किया जाता है, उनका चुनाव नहीं होता है। उनको क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा तो उनको, गवर्नर भी इससे बाहर हो जाएंगे ना? गवर्नर सदस्य थोड़ी ना होते हैं विधानसभा के, विधानसभा के सदस्य नहीं होते। गवर्नर का भी चुनाव नहीं होता है। निर्वाचित का मतलब होता है जिनका चुनाव होता है, और विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए, इनके अतिरिक्त किसी का सदस्य नहीं। विधान परिषद के सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से कहता है, जो उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और विधानसभा के, विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं ले सकते हैं। इन पॉइंट को समझिएगा। और इनके निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, कैसे होना, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। तो आप एक सामान्य कंक्लूजन समझ लीजिएगा, उत्तराखंड में 8 एमपी है और एमएलए कितना है, 70 एमएलए है। तो आप बताइए एमपी का वोट मूल्य ज्यादा होगा या एमएलए का वोट मूल्य ज्यादा होगा, लेकिन 8 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो 8 का वोट मूल्य जितना होगा 70 का भी वोट मूल्य उतना होगा। देखिए इसलिए किया गया है कि जो संसद में जो दलों का अगर बहुमत हो जाए तो वो अपने मनमानी राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे, तो एक जैसा हो जाएगा। तो राज्य को भी क्या है, अलग अलग शक्ति दे रखे हैं। इसलिए एमपी का जो जितना मत मूल्य होंगे उतना एमएलए का भी मत मूल्य होंगे, लेकिन एक एमएलए का मत मूल्य एक एमपी के मत मूल्य से कम होगा, क्योंकि एमपीओ की संख्या कम है और एमएलए की संख्या ज्यादा है। अब देखिए चुनाव कैसे होते हैं। देखिए मान लेते 3 व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए हैं, ए बी सी, और एमएलए या एमपी मान लेते हैं कि क्या है, एम एक एमपी है, अब वो मत देंगे। M1 एक है और M2 2 है, M3 3 है, M4 4 है, मतलब इस तरह से मतलब बहुत सारे एमपी हो गए। तो देखिए M1 जब आएगा तो उनको क्या है, यहाँ पे वरीयता देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, सबको वोट देना पड़ेगा, लेकिन उसमें वरीयता दिया जाएगा। मान लेता है उनको सबसे पहला पसंद क्या होता है, ए है तो उसको 1 नंबर देंगे। बी क्या है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सी उससे ठीक लग रहा है, तो सी को 2 दिया और बी को उन्होंने 3 दिया। मर्जी है उनका, M1 ने ये दिया, समझिएगा। अब M2 जो होते हैं वो क्या करेंगे, मान लेते उनको ये पसंद नहीं है,
उन्होंने बी पसंद है, उनको बी को दे दिया, बी को दिया और उसको 3 दिया। अब M3 आएंगे, उसको ए पसंद आ गया, और ए पसंद आ गया, इसको क्या है 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया। तो आगे देखिए, सबसे पहले ना ये ए 1 नंबर वाले वोट की गिनती होती है, इसकी गिनती। अगर ये गिन के अगर ए को 51% से ज्यादा वोट मिल गया तो ए क्या होगा, राष्ट्रपति घोषित हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। अगर मान लेते किसी कारण से ए को 51% मत नहीं मिला, तो पहले ये 1 नंबर वोट को नहीं काउंट किया जाएगा, तब अब ये 2 नंबर वाले वोट को काउंट किया जाएगा। 1 नंबर से क्या किसी को 51% नहीं मिला, तो देखिए जिसके पास 2 नंबर वोट ज्यादा होंगे, फिर अगर 50.1% से ज्यादा वोट लेके आए तो वही राष्ट्रपति होंगे। अगर वो 51% अगर नहीं ला पाए, तब लास्ट में क्या होता है, ये तीसरे नंबर के जो वरीयता क्रम है इसका काउंट किया जाएगा। हर काउंट में अगर 51% नहीं होगा, तब तक उसको क्या होता है, राष्ट्रपति किसी को घोषित नहीं किया जाता। लेकिन भारत में ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि अधिकतर जानते हैं कि जो सत्ता में होता है उसी दल का ही क्या होता है, राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनका बहुमत ऑलरेडी क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में होता है। और आपको होता है कि लोकसभा राज्यसभा का क्या होता है, MP का मत मूल्य ज्यादा होता है, और राज्य में भी उनकी सरकारें होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जीत जाते हैं वो जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं। देखिए आज तक देखिए लगभग क्या है, केवल एक बार हुआ था, वो भी कांग्रेस में जो टूट हुआ था, उसमें एक व्यक्ति क्या था, जो गवर्नमेंट में जो लोग थे, उनका जो राष्ट्रपति जो थे वो हार गए थे। वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था, वो उसको ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन उसको छोड़कर देखा जाए तो भारत में जो भी सत्ता में रहे हैं, उन्हीं के कैंडिडेट ही जीते। इस बार क्या बीजेपी कैंडिडेट, इससे पहले बार भी बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। तो इसलिए क्या भारत में ऐसा बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में होता है। भारत में क्या होता है, पहले वाला ही काउंट होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा काउंट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं होगा तब की बात बोल रहा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, एकल संक्रमण मत पद्धति कहते हैं, कि एक व्यक्ति सभी को वोट देना पड़ेगा। लेकिन देखिए हम लोग जो जाते हैं ना विधानसभा या लोकसभा के वोट देते हैं, तो एक व्यक्ति को दे के आते हैं, उसको फास्ट पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, फास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जो सामान्यतः हम विधायक या MP को चुनने जाते हैं, जो हम लोग जो वोट करते हैं, तो ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी विधि अपनाई जाती है, इस विधि का अपनाया जाता है। तो इसमें किसी को कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस विधि से राष्ट्रपति का चुनाव हो सर जाता है। हाँ सर, ये एक जो आपने ये M1 M2 M3 वाला बताया ना, हम्म तो इसमें जैसे अगर 1 वाला दिया है, इसके 1 वाले से अगर नहीं निकला तो तो फिर 2 3 इनको भी काउंट करके हाँ 51 आना चाहिए, वो बन जाएगा राष्ट्रपति। हाँ, देखिए देखिए, अगर 1 में नहीं आया ना, तो देखिए क्या करते हैं बोले, समझिएगा, इसको थोड़ा टेक्निकल है थोड़ा सा यहाँ पे। अगर 1 पे नहीं आते हैं, तो देखिए क्या होता है, कि जो सबसे कम वोट जिसको मिलता है, ठीक है, उसको क्या होता है, उनको हटा देते हैं। उनको क्या होता है, चुनाव से क्या होता है, उनको हटा देंगे। अब बाकी जितने कैंडिडेट बचे रहेंगे, उनको फिर से 1 वाला काउंट किया जाएगा। अगर उससे भी अगर नहीं होगा, लास्ट में अगर 2 कैंडिडेट बचे होंगे, तो उसमें अगर देखिए मान लेते हैं कि हमारे देश में अधिकतर 2 कैंडिडेट ही होते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 वाला कैंडिडेट वाला विधि बताया हूँ। क्योंकि इसमें हो सकता है कि 2 से 4 5 भी कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं ना, जैसे हमारे देश में अधिकतर 2 कैंडिडेट ही खड़े होते हैं, 2 मैक्सिमम। 2 कैंडिडेट में क्या होता है, कि हमेशा क्या होता है, एक वाले से जीत जाते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान ले 2 से ज्यादा कैंडिडेट खड़े हो जाए, उस कंडीशन में भी एक कंडीशन और लगता है। उसमें क्या करता है, कि जिनको सबसे कम वोट मिलता है ना, उनके वोट को क्या होता है, बाकी लोगों में क्या होता है, बराबर बराबर करके भाग बांट देते हैं, फिर काउंट किया जाता है। लेकिन क्या होता है, ऐसे कंडीशन इंडिया में नहीं होता है। तो ऐसे अगर कंडीशन, जैसे अभी देखिएगा आप लोगों ने मालदीव में चुनाव हुआ, वहां पे क्या होता है, पहली बार जो काउंट किया था उसमें क्या होता, जीत नहीं पाया था। तो उसमें जो दोबारा जो काउंट किया गया, उसमें जीत गया था। तो ये ऐसा क्या होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग, लेकिन इंडिया में ऐसा होता नहीं, पहले वाले 1 नंबर से ही इंडिया वाले जीत जाते हैं। ये है कंडीशन। तो इंडिया वाले अगर कहीं पे भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो वो 1 नंबर वाले ही होता है, जो 1 वाला होता है, कि 2 ही कैंडिडेट है, एक को ज्यादा मिलता है, एक को कम मिलता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हाँ सर, इंडिया में तो राष्ट्रपति के लिए केवल 2 ही कैंडिडेट होते हैं।
हाँ, मैंने देखिए 2 ही कैंडिडेट है। अभी आप लोग जितने साल में भी हुए हैं, तो देखिए 2 कैंडिडेट से कभी ज़्यादा कैंडिडेट के नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे। नहीं सुना। क्योंकि देखिए एक राष्ट्रपति सत्ता का एक विपक्ष का होता है। हाँ, देखिए मेन क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो 50 सांसदों का क्या होता है, समर्थन होना चाहिए। तो बताइए कोई सामान्य व्यक्ति को 50 सांसद कौन साइन करके देगा? देगा कोई? और दूसरी बात होता है कि जो पार्टी होता है ना, वो एक व्हिप जारी करता है। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि वो पार्टी जिसको वोट डालने के लिए बोलेंगे, उसी को डालना होता है। अगर आपने उस पार्टी का उल्लंघन करके दूसरे पर अगर वोट डाला है, तो वो क्या होगा, वो उसकी सदस्यता निलंबित हो जाता है, जिसको क्रॉस वोटिंग कहता है, आप लोगों ने सुना सर होगा। ये 50 सांसदों वाला भी एलिजिबिलिटी के अंदर आता है? हाँ, हाँ, वो संसद, उससे सांसद होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट टाइम में वो सांसद होना चाहिए, वो उस कैंडिडेट को समर्थन देंगे। जैसे आप लोग देखे हो चुनाव जब कोई कैंडिडेट नामांकन करने जाते हैं ना, तो उनके साथ देखिए 2-3 लोग गवाही के रूप में जाते हैं। आप लोगों ने गाँव शहरों में अगर देखे होंगे तो ये समझ लीजिएगा। हाँ, हाँ। हाँ, तो हाँ वो सर, रहता है। हाँ, तो यहाँ पे 50 सांसद गवाही के रूप में जाना चाहिए। उसको गवाही तो नहीं कहेंगे, वहाँ पे क्या था, समर्थन होना चाहिए। उनका समर्थन आपका होगा तभी आप क्या होता है, नामांकन कर सकते हैं। मतलब नामांकन देखिए, नामांकन सभी कर सकते हैं, लेकिन जब जाँच होता है ना, जिसमें नामांकन होता है, जो जाँच होता है, उस समय क्या होता है, वो देखा जाता है कि आपके 50 सांसद है कि नहीं। अगर है तो वो वैलिड होता है। नहीं, इसलिए देखिएगा, अगर आप चाहें तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि 50 सांसद आपका कहाँ से लाएंगे, सामान्य व्यक्ति कहाँ से लाएगा? 50 सांसद का मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 50 सांसद का मतलब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के पास खुद ही 50 सांसद है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, नामांकन कर सकता है कोई, लेकिन जो देखिए, आप लोग ने देखा ना, नामांकन एक दिन में होता है, फिर उसे जो भी आपने नॉमिनेशन किया होगा, फिर उसका जांच होता है। जिस दिन जांच में आपने जो भी सबमिट किया होगा, वो जब सही पाया जाता है, तो आपको वैलिड कैंडिडेट माना जाता है। वैलिड कैंडिडेट कब माना जाता है? आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है, फर्जी तरीके से नामांकन कर देते हैं, या दूसरे पार्टी को हराने के लिए नामांकन कर देते हैं। तो उसमें क्या था, केवल गांव या शहरों में या एमएलए एमपी में क्या था, केवल उसमें समर्थन करने की गवाही की बात होती है। और यहाँ पे क्या था, आपका 50 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए और एमपीओ का होना चाहिए। तो कहाँ से लाएंगे, ये वाला कंडीशन है। इसलिए 2 ही कैंडिडेट होते हैं अधिकतर। और बाकी छोटे, देखिए कभी कभी होता है कि 3 कैंडिडेट भी आ जाता है। जैसे मान लें कि बीच में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो बहुत ताकतवर हो गए थे, तो कांग्रेस के अलग, बीजेपी के अलग और क्षेत्रीय दल का अलग बन गए थे। ये 90 के दशक में हुआ था, तो वो चलते रहते हैं। तो लेकिन वर्तमान अब परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो वर्तमान में 2 ही लोग खड़े होते हैं, एक सत्ता पक्ष से होते हैं, एक विपक्ष से होते हैं। और कोई सवाल? ये तो टेक्निकल है। देखिए, ये क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि किसको वोट देना है, ये पूछेगा 51% होना चाहिए और निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। लेकिन एक बार देखिएगा, जब राष्ट्रपति पर महाअभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं ना, उस समय क्या होता है, जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो भाग नहीं लेते हैं। केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या होता है, वैलिड होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें एक आता है शब्द महाअभियोग, जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक ही तरीका है, जो उनके कार्यकाल से पहले, उसको कहते हैं महाअभियोग कहते हैं। महाअभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। देखिए, ये है हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में है इसका वर्णन। इसमें क्या होता है, अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का सही से पालन नहीं करता है, यानी संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर क्या होता है, इम्पीचमेंट लाया जाता है। इसके आधार पर संविधान का उल्लंघन करने के आरोप, और कोई वजह नहीं होना चाहिए, उल्लंघन करने के आरोप, और कोई आरोप इन पे नहीं लगाया जा सकता है। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विधि विधान है, उसका आप वायलेशन नहीं कर सकते। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते
ठीक है, ये दोनों भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। देखिए इसमें प्रक्रिया क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। ये 2 सदन है, कोई भी जो सदन में ये इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, किसी भी सदन में इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लेते लोकसभा में अगर लाना है तो लोकसभा के स्पीकर को एक नोटिस देना होता है, ठीक है, एक नोटिस देना होता है और उसमें कम से कम 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद क्या करेंगे, स्पीकर क्या होगा, ये नोटिस जो भी राष्ट्रपति है उनको देंगे कि आपके ऊपर ये आरोप लगा गया है, आपका कोई है, और इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप पर जो आरोप लगाया गया है वो जायज है कि नहीं है, वो अपना पक्ष रखिए। तो इसमें राष्ट्रपति खुद भी पक्ष रख सकते हैं या अपने कोई भी प्रतिनिधि के माध्यम से भी पक्ष रख सकते हैं, कई वकील वगैरह के माध्यम से भी पक्ष रख सकते हैं। अगर ये राष्ट्रपति ने जो अपना पक्ष रखा है उससे अगर लोकसभा जो है, लोकसभा के सदस्य है, वो अगर संतुष्ट नहीं हुआ यानी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या होगा, इस प्रस्ताव पर क्या होगा कि जो लोकसभा में बहस होगा, लोकसभा में क्या होगा मतलब डिबेट होगा, बहस होगा, में बहस होगा। बहस के बाद क्या होगा, मतदान होगा। मतदान बहुत जरूरी है, वोटिंग। और वोटिंग अगर क्या है 2/3 से अगर पारित हो गया, 2/3 कि राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाया गया है उससे 2/3 से पास हो गया, तो अब ये जो प्रस्ताव पारित हो, ये जो प्रस्ताव पारित होगा ना, अब ये प्रस्ताव कहा जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। समझ लीजिएगा। तो राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा में क्या होता है, सभापति होता है। तो सभापति पहले इसको जांच करेंगे, जांच करके अगर पाया गया कि जो लोकसभा ने जो आरोप लगाया है वो क्या है, सही है, अगर वो आरोप सही है तब क्या करेंगे, राज्यसभा के पटल पर इस प्रस्ताव को या मोशन को रखा जाएगा और यहाँ पे भी क्या होगा, बहस होगा, डिबेट होगा। और डिबेट होकर अगर 2/3 से अगर बहुमत से अगर पारित हो गया, 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया, तब उसी दिन से, जिस दिन पारित हो जाएगा उस दिन से राष्ट्रपति का अपना पद समाप्त माना जाएगा। उस दिन से क्या होता है, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये लंबा प्रक्रिया होता है, इसमें क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेता। और उन पर जो आरोप लगाया गया था उसके लिए उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 14 दिन के टाइम के अंदर क्या होता है, जो भी अपना डिसीजन है वो खुद और या अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से रख सकते हैं। और ये जो महाभियोग है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लगाया जाए, मतलब पेश किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान देगा। तो दोनों में क्या 2/3 सर बहुमत। हाँ बताइए। सर जब ये लोकसभा से ये सिद्ध हो गया है कि इसमें मतलब वो सही है, हाँ प्रस्ताव जो लिया है, तो उसके बाद राज्यसभा में भी क्या वोटिंग होगी इसके आगे, 2/3 मत जो आपने बताया। हाँ हाँ, वोटिंग बहुत जरूरी है भाई, वोटिंग नहीं होगा केवल अब हवा में बोल देंगे ये सही है ऐसा थोड़ी ना होगा। हाँ हाँ, वोटिंग बहुत जरूरी है, वोटिंग होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए। राज्यसभा में भी वोटिंग। हाँ राज्यसभा में भी वोटिंग होंगे, वोटिंग बहुत जरूरी है। देखिए लोकसभा ने पारित किया था, राज्यसभा ने थोड़ी ना पारित किया है, दोनों सदन से पारित होना चाहिए ना, दोनों सदन से क्या होता है, विशेष बहुमत। देखिए 2/3 बहुमत को हम लोग विशेष बहुमत कहते हैं, तो विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। अगर हो जाएंगे जिस दिन सर ये पारित। जो हाँ महाभियोग होता है इसको कुछ सर्टेन टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, मतलब कि कुछ जो है 14 दिन 1 महीने के अंदर ये महाभियोग वाली प्रक्रिया पूरी जाती है क्या? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे 1 महीने के अंदर पूरी हो गया ऐसे कुछ नहीं है, 14 दिन का राष्ट्रपति को टाइम देंगे। आप देखिए क्या होता है, अगर सत्ता पक्ष वाले अगर हटाना चाहे ना, मान लेते हैं कि अभी द्रौपदी मुर्मू है और बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट चाहे अगर हटाना, या मान लेते अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी मान लेते 2024 में चुनाव हो गए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गए, उनको लगे कि हमारा जो राष्ट्रपति है हमारे अनुरूप काम नहीं कर रहे, या उन्होंने कोई ऐसे गलत काम कर लिए, समझ लीजिएगा, तो उनपे इम्पीचमेंट लाया जाएगा। तो देखिए जब सत्ता पक्ष चलाते हैं ना, तो उन पर क्या होता है, जल्दी काम होता है। अब तो विपक्ष वाले देखिए, अब भाई स्पीकर किनका है, सत्ता पक्ष का ही तो है,
जो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोग देखिएगा जो राहुल गांधी का जो डिसीजन आया था, एक दिन के अंदर उनको सदस्यता खत्म कर दिया। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे हुआ है, उनको खत्म नहीं किया गया। तो ये क्या होता है, जो हमारे जो कभी कभी क्या होता है ना, जो संविधान या लिखा गया ना, उसमें हर चीज लिखा नहीं गया ना। जैसे मान लेते कि अगर लिखा होता कि किसी का अगर ऐसे कोई केस आता है, तो उसके 15 दिन बाद उसका सदस्य समाप्त हो जाएगा, तो 15 दिन वेट करना पड़ता, लेकिन उसमें लिखा नहीं गया। उसमें केवल इतना लिखा गया अगर 2 साल सजा हुआ तो उसकी सदस्यता सब चली जाएगी। तो उसी हिसाब से क्या है, कोई टाइम पीरियड है नहीं, तो कभी भी कर सकते। तो संविधान में हर एक चीज को लिखना बहुत मुश्किल काम है ना। इसलिए क्या होता है, ये जो लैक रह जाता है, ये जो बेकार चला जाता है ना, इसका क्या होता है, जो जानकार लोग होते हैं या जो लोग कानून के जानकार होते हैं, उनका लाभ उठा लेते हैं। आप लोग देखिएगा जो बड़े बड़े वकील होते हैं, जो अच्छे जानकार होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजों को बहस के माध्यम से जो होते हैं, वो क्या होता है, बात ले लेता है। तो नॉलेज का मैटर होता है, फिर कैसे फंसाया जाता है लोगों को बातों में, वो सारी चीज होता है। तो ये सब होते रहते हैं कि हर चीज लिखा नहीं गया है। जैसे आपको बोला कि सदा सत्य बोलिए, लेकिन कहाँ कहाँ सत्य बोल रहा है, कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है, ये थोड़ी ना बताया गया है। अगर चोर आपको पकड़ लिया, डाकू आपको पकड़ लिया, आतंकवादी पकड़ लिया, तो आप सच बोलेंगे तो आपको ही खत्म कर देंगे। तो वहां पे झूठ बोलने के लिए बोला गया, लेकिन अगर वहां पे भी अगर सच बोल दिया, तो हर कोई बुद्ध नहीं बन सकता ना, कि अंगुली माल को हर कोई ऐसे बदल नहीं सकते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार क्या होता है, चलता रहता है। तो सरकार यानी सत्ता पक्ष अगर करेंगे तो ये जल्दी हो जाता है, और विपक्ष वाले करेंगे तो फिर क्या होता है, अब लोकसभा या क्या होता है, सभापति पर निर्भर करता है कि वो कितने दिनों में उसको सदन पटल पे रखे। अब देखिए महिला वाला बिल है, सत्ता पक्ष के लोग थे, तुरंत पास करवा दिया। तो ये सब होता रहता है, ये राजनीति का खेल होता है। देखिए राजनीति भी क्या होता है, होना चाहिए, लेकिन वो भी एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो ये इसको कहते हैं इम्पीचमेंट कहते हैं। और किसी का कोई सवाल, देखिए हर चीज को क्लियर करते जाइए, जहां पे भी दिक्कत होगा पूछिएगा, क्योंकि थोड़ा कभी कभी टेक्निकल पॉइंट आ जाता है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए ऐसे नहीं कि केवल कोर्स के लिए, आप एक व्यावहारिक जीवन जीना, या किसी को अगर अपने घर में भी बच्चे वगैरह होते हैं, उनको बताने के लिए भी कि बहुत जरूरी होता है। या कोई कहीं बैठे हैं तो वो लोग गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको भी सही कर सकते हैं आप, ये भी होता है। सर, महा महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन करने पे ही लगाया जाता है ना, हाँ, और कोई नहीं रीजन नहीं है। और कोई, क्योंकि और कोई काम करते ही नहीं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को वही अभी ना, आपको बस पता खाली है, हाँ, संविधान का उल्लंघन ऐसे इसलिए होता है, जैसे मान लेते हैं कोई संसद ने कोई कानून बना दिया जो संविधान सम्मत नहीं है, तो उसमें राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, क्योंकि अंतिम साइन किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। तो उनसे पूछा जाएगा, भाई आपने बिना पढ़े हुए क्यों साइन कर दिया। आपको संसद या न्यायालय या किसी को भेजना चाहिए था इसमें। ये राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि ना, कोई भी कानून होता है उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो आपने लिया क्यों नहीं। आप उनके पास पॉकेट वीटो होता है, उस विधेयक को आपने पास कैसे कर दिया। तो ये संविधान का उल्लंघन हुआ ना। ये ऐसे नहीं होता है। देखिए बहुत सारे चीज होता है, अब लोग देखे होंगे, बहुत बड़ा विवाद हो गया था जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। तो उसमें क्या होता है कि सुबह 5 बजे ही क्या है, मुख्यमंत्री का शपथ दिलवा दिया। तो उन पे बहुत बड़ा आरोप लग गया था। लेकिन क्या है, उसमें एक लॉ लॉ का जो कमी था, ये था कि शपथ ग्रहण का कोई टाइम नहीं लिखा हुआ था। अगर टाइम लिखा होता तो उसमें राज्यपाल की कुर्सी जा सकती थी। तो ये बहुत सारे क्या होता है, हो जाता है कि शपथ ग्रहण का टाइम उसमें डिसाइड नहीं था कि टाइम शपथ ग्रहण कब लेंगे। इसीलिए बच गए, अगर ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल ही नप जाते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, उसमें उनकी बहुत बड़ा आलोचना हुआ। उसके बाद उनका सरकार से बहुत ज्यादा विवाद हो गया था, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। चलिए वो अलग बात है। तो ये अब देखिए राष्ट्रपति के कार्य, आपको पता है कि राष्ट्रपति के तीनों कार्य होते हैं। देखिए इनके क्या होते हैं, एक तो विधायी कार्य भी होते हैं, जिसको लेजिस्लेटिव कार्य कहते हैं। एक इनके कार्यपालिका कार्य होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और एक इनको क्या होता है,
न्यायिक कार्य होते हैं। इसके साथ-साथ इनको क्या होता है, सैन्य कार्य भी होते हैं। ये हमारे तीनों सैन्य का क्या होता है, सेना का कमांडर कौन होता है और कुछ क्या होता है जो संविधान में लिखा नहीं है, इसको विवेकहीन कार्य कहा जाता है, इसको स्वविवेक कहते हैं। स्वविवेक यानी राष्ट्रपति कहीं लिखा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति उनको कभी-कभी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपको अभी बताया था कि 5 बजे कौन मुख्यमंत्री शपथ लेता है भाई, लेकिन दिलवा दिया, तो ये क्या लिखा नहीं है ना कहीं, तो उसको कहते हैं स्वविवेक। उसके बाद मान लेते हैं कि किसी दल का बहुमत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, उनके जो मनपसंद के जो दल होते हैं या उस जिस दल से वो पहले संबंध थे, उस दल के लोगों को शपथ दिला देते। जैसे भगत सिंह कोश्यारी ने किए थे। बीजेपी से संबंधित थे, उन्होंने बीजेपी के जो गठबंधन थे, उनको रात को शपथ दिला दिया। ये स्वाविवेक होता है ना, इसमें क्या होता है कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब देखिए विधायी का मतलब लेजिस्लेटिव कार्य क्या है उनके? पहले तो क्या होता है राष्ट्रपति जो होते हैं ये अध्यादेश जारी कर सकता है। इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। यानी जब हमारा संसद सत्र में नहीं होता यानी सेशन में नहीं होता है, तब अगर सरकार को कोई भी अगर जरूरी नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो उस समय जो नया कानून बनाया जाता है उसको अध्यादेश कहते हैं, यानी ऑर्डिनेंस कहा जाता है। आप लोग देखो जो कृषि कानून पे ऑर्डिनेंस लाया गया था, उसके बाद कृषि कानून बनाया था। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है विधायी कार्य होता है, वो केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल कर सकते हैं। स्टेट में राज्यपाल करते हैं और सेंटर में क्या होता है राष्ट्रपति करते हैं। ये कानून क्या होता है 6 महीने तक वैलिड होता है। 6 महीने के बाद इसको फिर से पारित करना पड़ता है, नहीं तो 6 महीने बाद स्वतः ये समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 6 महीने तो इसका वैलिड होता है, मान लेते हैं कि इसके बीच में अगर कोई सत्र शुरू हो जाता है, तो सत्र शुरू होने के 6 हफ्ते के भीतर भी ये समाप्त हो जाएगा। तो अध्यादेश को क्या अस्थायी कानून कहा जाता है और इस कानून का पावर उतना होता है जो सामान्य कानून का पावर होता है। तो पहला क्या है अध्यादेश जारी कर सकता है। दूसरा क्या होता है जो राष्ट्रपति होता है वो वर्ष का पहला जो सत्र होता है उसको बुलाता है और उसमें अभिभाषण करते हैं। आप लोग देखे होंगे जब भी साल का पहला सत्र होता है ना उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनते होंगे आप। सब सुनते होंगे न्यूज़पेपर जानते हो। तो राष्ट्रपति क्या होता है सत्र के यानी जो साल का जो पहला सत्र होता है उसमें अभिभाषण देते हैं। दूसरा होता है जब भी नया लोकसभा गठित होता है तो नया लोकसभा गठित होने पर राष्ट्रपति एड्रेस करता है। तीसरी बात है राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा मंत्रिमंडल के सलाह पर। राष्ट्रपति किसी भी समय लोग देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लोकसभा भंग होते हैं। डिसॉल्व कौन होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा हमेशा परमानेंट रहता है। तो राष्ट्रपति कभी भी चाहे लोकसभा को कभी भी भंग सकता है, किसके सलाह पर? मंत्रिमंडल के सलाह पर। चौथी चीज क्या होता है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा तो संयुक्त अधिवेशन